अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा तेजी आ गई है और इस वक्त ब्रेंट क्रूड का भाव $92 के पार और WTI क्रूड का भाव $91 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। MCX पर कच्चा तेल 232 रुपए बढ़ चुका है और 6,870 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जबरदस्त तेजी कच्चे तेल में इस वक्त दिख रही है और तेजी की वजह साफ है। एक तरफ ग्लोबली सप्लाई घटने की आशंका दिख रही है और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही है। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने देखा है। रूस और यूक्रेन में तनाव है, वहां से सप्लाई कम होने की खबरें आ रही हैं कि अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो सप्लाई कम होगी। इसके अलावा लीबिया ने 6 पोर्ट से अपना एक्सपोर्ट रोक दिया है। इन सब के अलावा जो ओपेक और ओपेक प्लस ने यह तय किया है कि मार्च के महीने में 4 लाख बैरल रोज का कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। वहां पर कई देशों के सामने दिक्कत आ रही है उत्पादन बढ़ाने में। तो इन तमाम वजहों के दम पर क्रूड का मार्केट उबाल में है और बड़ी तेजी आई है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के MD, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, सुधाकर देसाई हैं प्रेसिडेंट हैं IBPA के और अश्विन नायक है फिस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजय केडिया जी आपसे कि मतलब ये जो रफ्तार है कच्चे तेल की, ये क्या कंटिन्यू रहने वाली है या मार्केट करेक्ट भी होगा, करेक्शन भी आएगा? नमस्कार मिथुन जी। अगर हम क्रूड की बात करें तो देखिए जो सारे फैक्टर्स हैं वो सामने हमारे आ चुके हैं और दिखा रहे हैं सब जगह पॉजिटिव। पहला चीज अगर हम देखें तो पहले ही हमने Q4 में भी देखा था कि कोल क्राइसिस या यूरोप में हमने गैस क्राइसिस देखा, गैस में भी हमने 5% की तेजी देखी। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि सभी इंपैक्ट पड़ा था। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ओपेक, जहां पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें की बट इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। ग्लोबल सप्लाई टूटी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में अभी भी जो हमने एक ड्रोन अटैक देखा उससे उभर नहीं पाया है। ओवरऑल अगर देखें तो 3.5-4 लाख मिलियन की जो प्रोडक्शन है वो अभी भी हिट है। पोलर वोर्टेक्स के चलते यूएस से भी प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा। तो ये टाइमिंग है, क्योंकि बैकवर्डनेस है वो दिखा रहा है कि टाइमिंग जो सप्लाई कंसर्न है उसकी वजह से प्राइसेस में गेन है। उम्मीद थी कि $90-92 दिखा सकता है, वो दिखा चुका है। हो सकता है अगले एक हफ्ते जब तक पोलर वोर्टेक्स या विंटर जो है सप्लाई इंप्रूव नहीं होती है तो 95-96 दिखा दे। बट सस्टेनेबल ये लेवल पे नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना ने भी बोल चुका है, यूएस भी बोल चुके हैं कि हम रिजर्व ऑफलोड करेंगे। ओपेक मेंबर्स भी प्रोडक्शन अगर जैसे से बढ़ाएंगे तो आएगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस $96 तक ब्रेंट दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में 7,000 का लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है। रुपए में गिरावट दिखी नहीं है, इसके लिए इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, बट इसकी वजह से रुपए में भी जो गिरावट बढ़ेगी वो MCX क्रूड को सपोर्ट करेगी। तो इन ऑल सभी फैक्टर जो है वो टेम्पररी क्रूड को सपोर्ट कर रहा है। ओके, प्रथमेश माल्या जी, लेकिन ट्रेड क्या करना चाहिए क्रूड में अभी? नमस्कार विपिन जी। मेरे ख्याल से केडिया जी ने सारे फैक्टर्स को संक्षेप में काफी अच्छे तरीके से बता दिया है। यहाँ पे ट्रेड बाय साइड में रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी इस काउंटर में, और अगर बाय करना है 5,800 के आसपास अच्छा जोन है बाय करने का। अभी कमोडिटी काफी ऊपर है 4%, तो अगर शाम के सेशन में आपको यहाँ पे डिप मिलता है तो ही बाय करें। 5730 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट अराउंड 5940 के रहेंगे। इस काउंटर में बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो इस काउंटर में आपकी बाइंग की राय है, इस पर आप नजर रखें। तो कच्चे तेल में आप कह रहे हैं कि अभी खरीदना चाहिए, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत तेजी है। 236 रुपए ऊपर है MCX पर कच्चा तेल, इस वक्त 6,876 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। ये तो बात हो गई क्रूड की, लेकिन अब हम कच्चे तेल की, अब हम बात करेंगे खाने के तेल की। और खाने के तेल पे खबर ये आई है कि तेल और ईंधन पर स्टॉक लिमिट की जो समय सीमा है वो जून तक बढ़ाई गई है। पहले 31 मार्च को ये समय सीमा खत्म हो रही थी और इस बार क्वांटिटी भी तय की गई है कि रिटेलर कितना रख पाएंगे, होलसेलर कितना रख पाएंगे। और 6 राज्यों ने चूंकि ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया था अपने यहाँ स्टॉक लिमिट, तो उन पर ये क्वांटिटी लागू नहीं होगी, उनको इसमें छूट है, लेकिन स्टॉक लिमिट वहाँ भी रहेगी और ये पूरे देश के लिए जून 2022 तक बढ़ा दी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। देसाई जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप बताएं कि आपने इस ऑर्डर को कैसे समझा है सर, क्या है ये ऑर्डर, नया ऑर्डर जो है स्टॉक लिमिट का? हाँ, नया नहीं है, वैसे कुछ दिनों से बात चल रहा था
स्टॉक कंट्रोल लिमिट्स होना चाहिए। बेसिकली होर्डिंग वगैरह ना हो जिसकी वजह से प्राइजेस हद से ज्यादा बढ़ेंगे, कंज्यूमर का हित में नहीं है, इस टाइप की वो चल रहा था। तो इसीलिए जो 31 तक जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब किया गया था उसको एक्सटेंड किया है। लेकिन कुछ स्टेट्स, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट्स इससे लाइक यूपी, कर्नाटका, HP, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, it has been told कि they can have, the state governments can impose their own legal limits. मेनली ये रेलेवेंट है मस्टर्ड क्रॉप और रबी क्रॉप्स के लिए। जब क्रॉप्स आएंगे तो कितना कितना काउंट स्टॉक्स कितना रख सकता है। इसमें जो ऑर्डर हम देखते हैं इसमें इंपोर्टेड ऑयल इज आउट ऑफ द परव्यू एंड द प्रोसेसर्स दे कैन होल्ड अप टू 90 days इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्शन लेवल। तो जहां तक कि प्रोड्यूसर है, प्रोसेसर है, एंड यूजर है, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम डाउन स्ट्रीम में आएगी क्योंकि 3 टन रिटेलर के लिए बहुत कम है। होलसेलर्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सप्लाई चेन, तो वहां भी थोड़ा 50 टन का लिमिट बहुत कम है क्योंकि हर एक होलसेलर का सेल होता है कम से कम 400-500 टन, क्योंकि डिमांड भी तो इंडिया में काफी बढ़ गया है। तो इसको और एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि अभी क्या पाम ऑयल जो इंडोनेशिया ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, तो ओलिन का जो इंपोर्ट्स है वो भी परमिट के बेसिस पे वो लाइसेंस देने लगा है। अच्छा। तो अभी भी काफी वेजल्स अटका हुआ है उधर बिना लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट्स एक 10-15 दिन के लिए रुक गया है इंडोनेशिया से। तो वो सप्लाई चेन को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन अगर करेंगे तो ऐसा ना हो कि प्राइसेस घटने की जगह में और ज्यादा बढ़ने लगा तो मुश्किल है। तो इसलिए सप्लाई चेन को भी इतना कम स्लिम लेवल पे, जैसे 50 टन होलसेलर, रिटेलर 3 टन, ये बहुत ही डेलिकेट स्टॉक हो जाएगा। वो कहीं इसका ऑब्जेक्टिव अपने को उल्टा ना पड़ जाए बेसिकली। ये जो आपने अभी आपने बताया ये तो क्विंटल है ना सर, मतलब जो रिटेलर है उनके लिए 30 क्विंटल की लिमिट है डबल ऑयल में, और 30 क्विंटल तो 3 टन हो गया ना। हाँ 3 टन हो गया, और थोक में 500 क्विंटल, राइट? हाँ 500 क्विंटल मतलब 50 टन। 50 टन। और जो खुदरा दुकानें हैं, जो बल्क कंज्यूमर है, उसके लिए भी 30 टन है, 30 क्विंटल है, और डिपो के लिए 1000 क्विंटल है। ओके। और भंडारण क्षमता 90 दिन का है प्रोसेसर के लिए डबल ऑयल में। और खाद्य तिलहन में ये कहा गया है कि खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के मुताबिक। ये डिटेल है। अच्छा, एक बात आप जरा मुझे बताएं कि अब तो मस्टर्ड की नई क्रॉप आएगी। अभी आप लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रॉप है, तो ये तो जून तक बढ़ गया, उसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? फिर दिक्कत आएगी ना, क्योंकि फार्मर का तो इतना क्षमता नहीं है कि वो होल्ड कर सके पूरा 8-9 महीना या 10 महीना। तो बीच में एक प्रोसेसर तो लेंगे ही। अच्छा। लेकिन प्रोसेसर भी यही डरेगा ना कि दाम बहुत घटेगा, तो अब हम 90 दिन का भी माल क्यों रखें। तो क्या है, इंडियन हार्वेस्ट, डोमेस्टिक ऑयल सीड हार्वेस्ट में जो साल में एक बार आता है, तो देयर इज वेरियस प्लेयर्स हैव टू होल्ड द सीड्स टिल नेक्स्ट ईयर, राइट? तो उसके ठीक है, अभी काफी स्कोप है सीड का प्राइसेस गिरने का। जैसे अभी 80,000 रुपए चल रहा है, MSP है 44,000, तो ये कहीं जाके बीच में 60,000 या 55,000 में सेटल होगा। तो स्टॉक कंट्रोल ठीक है, जब बहुत ज्यादा गिर जाएगा मेरे ख्याल से तो स्टॉक कंट्रोल भी हटा भी दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल तो रहेगा ही दाम के हिसाब से। तो देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ये सब अगर इतना सारा, मतलब आप कह रहे हैं कि इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, छोटा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो आप लोग कुछ इसके लिए लिख रहे हैं क्या चिट्ठी सरकार को, कुछ रियायत मिले, कुछ इसके लिए पहल कर रहे हैं आप लोग? IBPA देखिए, आपका बजट शो में भी बोला था, उससे पहले भी बोले थे हम लोग कि कम से कम जो ऑयल सीड ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं, जैसे MP है, जैसे राजस्थान है, जैसे गुजरात है, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको फार्मर को अगर अच्छा दाम मिल रहा है तो उसको स्टॉक कंट्रोल की वजह से वो दाम नहीं गिरना चाहिए। ठीक है सर, बहुत ज्यादा उसको जो लाजमी प्राइस है फार्मर को मिलना चाहिए। जी। जो कंज्यूमर का जो आपका सवाल रहेगा, कंज्यूमर का क्या, उसको बैलेंस करने के लिए तो उसको कैश क्रेडिट सिस्टम या PDF करके दोनों को बैलेंस तो
डिफिकल्ट बैलेंस है, लेकिन गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज एग्री में जीरे की कीमतों में बड़ी तेजी आई है, 20,400 के ऊपर चले गए हैं दाम और बहुत जबरदस्त तेजी का माहौल बना है। ये तेजी कहां रुकेगी या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ अश्विन नायक हैं जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के फाउंडर चेयरमैन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विन भाई। बताइए सर, ये जो तेजी है क्या ये फंडामेंटल के मुताबिक है या आपको लगता है कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर दिया है? नहीं सर, अभी एक्चुअली आप देखें तो ये तेजी काफी टाइम से सस्टेन कर रही है और इवन ट्रेड और ट्रेडर्स काफी टाइम से इसमें करेक्शन की राह देख रहे हैं, वो भी सही ढंग से नहीं मिला है। तो फंडामेंटल का सपोर्ट है, इसीलिए ये तेजी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल का सपोर्ट है इसलिए तेजी आगे बढ़ रही है, तो क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी और अगर हाँ तो कहां तक दाम आप देख रहे हैं? मुझे पर्सनली लग रहा है कि तेजी के लिए जो फंडामेंटली सपोर्ट चाहिए वो पूरा है, क्योंकि जैसा सब जानते हैं 40% के करीबन क्रॉप की सोइंग कम है, कैरी ओवर भी इतना जबरदस्त नहीं है जितना होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली इंडिया ही एक खाली जीरे का सप्लाई सोर्स है। अच्छा, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये तेजी सस्टेन रहेगी। बीच में कहीं करेक्शन आ सकते हैं 5-10 रुपए के, 15 रुपए के, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 230-40 रुपए तक आराम से जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये तेज़ी बढ़ सकती है, इस पर आप नज़र रखें और आप कह रहे हैं कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ये फंडामेंटल ड्रिवन तेज़ी है। बहुत शुक्रिया अश्विन भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरे पर डिटेल में बात करने के लिए। एक सवाल अश्विन भाई आपसे और पूछना चाहूँगा, आप हैं सर, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ, एक बार जरा आप बताएं कि क्रॉप सर्वे आप लोग करवाते हैं आमतौर पे इस सीज़न में, अभी आपने करवाया है क्या फिश की तरफ से और कुछ इनपुट मिले हैं क्या कि कितना क्रॉप एक्सपेक्टेड है? हाँ जी सर, एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 5 साल के जो क्रॉप सर्वे हुए हैं उसके ऊपर ट्रेड की ट्रस्ट जबरदस्त बढ़ी है और पिछले सभी क्रॉप सर्वे एकदम सटीक हुए हैं। ये साल का क्रॉप सर्वे में हम लोग सौंफ का क्रॉप सर्वे खत्म कर चुके हैं, धनिये का चल रहा है और जीरे का जस्ट अभी आजकल से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि जीरा सबसे लास्ट में आता है और सेंसिटिव क्रॉप है तो हमको लास्ट मोमेंट तक उसको देखना पड़ता है। और ये क्रॉप सर्वे हमारी खत्म होगी फरवरी 25 के आजू बाजू और 4-5 तारीख को हम लोग उसके आंकड़े डिक्लेयर करेंगे। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। कॉपर का ट्रेंड क्या रहेगा आगे का 5-4 दिन का, 1 सप्ताह का? 1 हफ्ते का आप ट्रेंड जानना चाहते हैं कॉपर का? 754 रुपये 65 पैसे का भाव है अजय जी, क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए विजय जी, मुझे लगता है चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाने की वजह से मार्केट एक काफी बड़े दायरे में अटक चुका है, बट फंडामेंटल काफी मजबूत है क्योंकि इकोनॉमी जिस ढंग से ओपन अप हो रही, डिमांड भी है और इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि 9,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड करा। उसी सब को देखते हुए मुझे लगता है फरवरी बाय द कॉपर 753 पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 762 है, बट जैसे इनका व्यू एक हफ्ते का लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 766 से 778 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ओवरऑल काउंटर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रमोद हैं जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। नमस्ते अजय जी और मृत्युंजय जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए सर। सर ये एक तो क्या है कि धनिया में और आज काफी तेजी आई है और टर्मरिक में भी आई है, तो अगला वीक क्या रहने वाला है और आगे का भी कुछ है फरवरी मंथ का, तो बताओ कि कितनी तेजी रहने वाली है या टिकाऊ है या नहीं है, या फिर ये तो बहुत ज्यादा तेजी आएगी तो ये एनसीडीएक्स को खतरा है? बताइए अजय जी। देखिए मुझे लगता है कि स्पाइस ईयर है 2022-2021 में हमने मार्च में प्रेडिक्ट किया था कि जब धनिया 5800 का भाव था, हमने उम्मीद रखी थी 10-11 हजार दिखा देगा। 2022 में मुझे लगता है जो फंडामेंटल है वो काफी मजबूत है, जो 18,000 तक का भी लेवल दिखा देगा धनिया में। लेकिन फरवरी और मार्च काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने काफी एक्सपोर्टर से बात की है, जो एक्सपोर्ट के टैरिफ है या फ्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़े हुए, कंटेनर अवेलेबल नहीं है। 13 तारीख से गल्फ फूड है, यहाँ पे हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड पे थोड़ा सा एक कंसर्न रह सकता है। सामने नई क्रॉप भी आनी है, नो डाउट क्रॉप कम है, डैमेजेस है जो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं और
प्राइजेस इसी की वजह से ये रैली की है। तो मुझे लगता है कि फरवरी मार्च के अगले 15-20 दिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए। प्राइजेस के अंदर गिरावट रहता है। टेक्निकली 61.8% का रिट्रेसमेंट है, जो 10,900 का लेवल है दुनिया में। वहां से मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी गिरावट 9,200 9,100 तक का लेवल मिल सकता है। बट हाँ, जून जुलाई तक का अगर व्यू लेके चलते हैं तो 18,000 जरूर दिखाएगा, बिकॉज पाइपलाइन पूरी एम्प्टी है। क्रॉप साइज, जैसे अश्विन भाई ने भी कहा है कि इस बार इंडिया का प्रोडक्शन ही रहेगा जो पूरी दुनिया को जीरा और धनिया खिलाएगा। और खाली कंसर्न जो है वो फ्रेट चार्जेस को, कंटेनर एबिलिटी को लेकर है। अदरवाइज मुझे लगता है जीरा धनिया जबरदस्त तेजी का है। खाली फरवरी और मार्च, इसमें मुझे लगता है क्रूड की वजह से जो टैरिफ बढ़े हुए, ये इंपैक्ट कर सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स को। ओके, चलिए महावीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। पूछिए महावीर जी। सर मेरे पास चांदी के 2 लॉट है 65,300 पे फरवरी फ्यूचर के, क्या करना चाहिए? 65,300 पे 2 लॉट। बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? मेरे ख्याल से इनको इनका एक्विजिशन प्राइस जो है काफी ऊंचा है और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन दिखता है। प्रॉब्ली जो है 59,900 करीब, यहाँ से 1-1.5 हज़ार और करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। इनको यहाँ से सिल्वर से एग्जिट कर लेना चाहिए। और एक मुझे कहना है कि क्रूड की स्ट्रेटेजी जो है, मैंने वो भाव जो है गलत थे। 6,800 का जो है वो वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। 6,730 का स्टॉप लगाना चाहिए और ऊपर में टारगेट 6,940 के रखने चाहिए। तो क्रूड में ये स्ट्रेटेजी। अच्छा, तो क्रूड में आपने स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राम नारायण है। पूछिए राम नारायण जी। ग्वार के बारे में जानना चाहता हूँ सर। ग्वार के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं सर? होगा केडिया जी से पूछना। कॉलर हमारे साथ राम नारायण है। केडिया जी बताइए, ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं और आप क्या बताना चाहते हैं ग्वार के बारे में? आपने तो बहुत पहले कह दिया था कि ग्वार में तेजी बहुत एक तरफा नहीं रहेगी, वही हो रहा है। बिल्कुल मित्र जी, मुझे लगता है कि अगर सितंबर में हमने जो रैली देखी है वो अभी भी टॉप जो बन चुके हैं वो बने हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगेन, जैसे पिछले साल मैंने आपके चैनल पे 15 मार्च की डेट बताई थी कि 15 मार्च के बाद जबरदस्त तेजी बनेगी। तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। मार्केट मुझे कोई ऐसे क्लू नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी तेजी दिखाई दे। पुल बैक थोड़ा हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे हेजर्स काफी एक्टिव है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन जाएगा। टाइमिंग मुझे अगले 10-12 दिन की बात करें तो रेंज इनफैक्ट फिक्स रहेगी, जो 6,000 से 6,600 की ब्रॉडर रेंज है। वहीं अगर गवार गम की बात करें तो 12,500 से लेके 11,000 11,200 का सपोर्ट रहेगा। कोई नए क्लूज दिखाई नहीं दे रहे। एक्सपोर्ट पे भी ऐसा कोई, पीछे जो पाइपलाइंस खाली थी उसकी वजह से Q3 Q4 में हमने एक्सपोर्ट अच्छे देखे या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डिमांड अच्छी देखी थी। बट टाइमिंग मुझे बाकी और कोई क्लूज दिखने नहीं है जो प्राइजेस को इतना बड़ा ब्रेकआउट दे। तो मेरा व्यू अभी भी न्यूट्रल टू वीक ही रहेगा। टेक्निकली चार्ट्स पे आपको थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे, 100-200 पॉइंट के, वो करते रहिए। बट कोई लंबा व्यू मत बनाइए। इसके एवज में मसाले पे, कॉटन कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दीजिए, जहां पे डबल डिजिट रिटर्न अभी भी बनते हुए दिखाई देंगे। जगदीश है हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए जगदीश जी, पूछिए। ये निकल में कैसे रहेगा? निकल अभी इतना तेज जा रहा है। निकल में बहुत तेजी आई है, वाकई आपने ठीक कहा। और 1735 का लेवल है। ग्लोबली सप्लाई की कमी बताई जा रही है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस पर देख रहे हैं। बताइए प्रथमेश जी, क्या किया जाए निकल में अभी? मेरे ख्याल से निकल में बाय करना चाहिए अराउंड 1760 नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है, फॉलोड बाय 1772। तो निकल में बाय करके चले। आपका अगर पॉसिबल लेवल जो बाय है करने का 1728 का। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई निकल पे। बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।